हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो भी रहा होगा। पहला चैप्टर है, थोड़ी सी क्लासेस ज्यादा रहेंगी इसमें, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमेशा मैं अपनी स्पीड को बहुत स्लो रखता हूं, क्योंकि हर टाइप का बच्चा यहां पर होता है और ट्यूनिंग मैच करने में थोड़ा सा समय लगता है और ट्रैक पे आने में थोड़ा सा बच्चे को समय लगता है। तो फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा ज्यादा, एक या दो क्लासेस में एक्स्ट्रा जाएंगी। बाकी रेशियो प्रोपोर्शन के बाद हम लोग जो है वो ट्रैक पर आ जाएंगे, हमारी गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी। तो फिर हमारी क्लास जो है वो प्रॉपर विद इन लिमिटेड कंटेंट तो अच्छा रहेगा, लेकिन लिमिटेड क्लासेस के साथ हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी क्लासेस एक्स्ट्रा निकल जाए। मान लो 5 या 6 क्लास का रेशियो प्रोपोर्शन है और मैं आपको इसे मैक्सिमम 8 क्लास में खत्म कराने की कोशिश करूंगा। आज कौन सी क्लास है? 7। तो रेशियो चैप्टर हमारा 8 क्लास में खत्म हो जाएगा। एक क्लास में प्रोपोर्शन होगा, तो 9 क्लास इसमें जाएंगी। इसके बाद जो चैप्टर होंगे अकॉर्डिंगली हम लोग क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। तो मैटर करता है कि क्लास मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आपको कितने अच्छे से समझ में आ रहा है और आप कितने अच्छे से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि दिन तो जा ही रहे हैं भाई, पिछले 2-3 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 20 साल से, हजारों साल से दिन तो आगे बढ़ ही रहे हैं। तो चीजें हैं कि हम उन दिनों को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, कितने प्रॉफिटेबल और कितने लाभदायक वो दिन हमारे जा रहे हैं, ये मैटर करता है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और होमवर्क दिया था, हम लोग क्रॉस मेथड पढ़ रहे थे। क्वेश्चन है 720 छात्रों के एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का रेशियो 3:5 है। ज्ञात कीजिए, यदि 18 नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाए तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाना चाहिए, ताकि बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, वो 2:3 हो जाए। भाई यहां पर देखने में तो क्रॉस मेथड लग रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 3:5, 18 लड़कियों को एडमिशन दिया। करेक्ट, कितने लड़कों को एडमिशन दिया जाए ताकि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 2:3 हो जाए, ये सवाल ने बोला है। अब इसे हम अगर क्रॉस मेथड से जाएंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए परेशानी होगी, क्योंकि इसमें उसने ये बोला ही नहीं कि कितने लड़कों को एडमिशन दिया, तो फिर हमें वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। उसका अल्टरनेटिव मैं आपको देता हूं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 720। भाई देखते रहना, आपको क्रॉस मेथड की यहां पर फील आएगी ही नहीं कि यहां क्रॉस मेथड लगाने की भी जरूरत है। चीजों को रटना नहीं है, सवाल को समझना है और उसे बेस्ट वे पॉसिबल में सॉल्व करना है। तो 720 स्टूडेंट हैं। सवाल कहता है कि इन 720 में बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना है? 3:5। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां से बता सकता हूं कि भैया बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं? क्या मैं बता सकता हूं यहां कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं? भाई इन्हीं 720 बच्चों को ही तो 3 और 5 के रेशियो में बांटा है। उसने वही तो बोला कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 है, और यही 720 लोग हैं जिनको बांटा गया होगा। तो यहां क्या मैं बोल सकता हूं कि 5 और 3, बोलो 5 और 3, 8 यूनिट की वैल्यू टोटल किसके बराबर होगी? 720 के। 1 यूनिट की वैल्यू 8 नाम 72, 90 के। 1 यूनिट अगर 90 के बराबर है तो 3 यूनिट कितना होगा? 9 27, 270। 5 यूनिट कितना होगा? 9 पंजे 45, 450। यानी कि हमें पता चल गया उस स्कूल में 270 लड़के हैं और 450 लड़कियां हैं। ये हमें यहां तक पहली 2 लाइन से पता चल गया। अब सवाल कहता है कि भैया 18 नई लड़कियों को प्रवेश दिया गया। आप मुझे बताओ, अगर नई 18 लड़कियां आ जाती हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्या 468 हो जाएगी? 450 में आपने 18 जोड़ दिया, क्या लड़कियों की नई संख्या 468 नहीं हो गई? यस। अब सवाल कहता है तो नया अनुपात बॉयज एंड गर्ल्स का 2:3 हो गया। तो लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना हो गया? 2:3। अब लड़कियों का नया रेशियो कितना है? 3 यूनिट।
क्या मैं ये कह सकता हूं 3 यूनिट का मतलब 468? बताओ भाई, मैंने आपसे क्या बोला कि बॉयज एंड गर्ल्स टोटल 720 थे, जिसमें उनका रेशियो 3:5 था। तो मैंने बोला 3 और 5 8 यूनिट, 720, 1 यूनिट 90, तो 3 यूनिट और 5 यूनिट, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स की अलग अलग संख्या हमने निकाली। अब सवाल कहता है कि भाई 18 नई लड़कियों को प्रवेश दो। तो मैंने कहा ओके, अब 450 पुरानी लड़कियां थी, 18 नई लड़कियां आ गई, तो गर्ल्स की संख्या तो 468 468 हो गई। कह रहे नया रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स का 2:3 है। मैंने कहा ठीक है 2:3। अब नया रेशियो लड़कियों का कितना है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू 468, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 156 गुणा 2, 2 छिक्कू 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि लड़कों की नई संख्या 312 है, पुरानी कितनी है 270। तो कितने लड़कों को प्रवेश दिया गया है 312 में से 270 घटा दो, आप कहोगे सर 42। भाई 312 लड़कों की नई संख्या, 270 लड़कों की पुरानी संख्या, करेक्ट। कितने लड़कों को प्रवेश दिया गया 312 में से 270 घटाया, तो हम कहेंगे सर 42, 42 लड़कों को प्रवेश दिया गया था, 42 बॉयज को प्रवेश दिया गया था। ओके, अच्छा सवाल है ये भी। चलो इस सवाल को करो, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं, देखता हूं कौन इस सवाल को बताएगा। सवाल है, एक पेड़ पर कुछ तोते और कबूतर क्रमशः 7:9 के रेशियो में बैठे हुए हैं। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ गए। ये मुहावरा नहीं है तोते उड़ना, मतलब होता है कि हक्का बक्का रह जाना, ये होता है, मुझे नहीं पता, अब देख लेना क्या होता है तोते उड़ने का मतलब। हिंदी अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग, तो ये मुहावरा है तोते उड़ना, तो ये ओरिजिनल वाले तोते उड़े हैं। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ गए और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ गए। अब पेड़ पर तोते और कबूतर का रेशियो 1:4 हो गया। बताइए अब पेड़ पर, अब ये वर्ड पे ध्यान रखना जरा, अब यानी कि नई स्थिति नई कंडीशन में वो पूछ रहा है, कह रहा है कि अब पेड़ पर तोते और गौरैया का रेशियो कितना है। लगाओ दिमाग। अच्छा, वेरी गुड। अब सुनो, क्रॉस मेथड से करेंगे। पेड़ पर तोते और कबूतर बैठे हुए थे, तोते को टी, कबूतर को के। तोते और कबूतर का रेशियो कितना है बच्चा 7:9। कितना है तोते कबूतर का रेशियो 7:9, मैंने लिख दिया। अब सवाल कहता है कि भैया 1 घंटे के बाद 8 तोते उड़ गए, कोई तोते की संख्या कम हुई है कि नहीं? भाई उड़े हैं तो संख्या कम हुई है। और कह रहा है कि 6 कबूतर और 10 गौरैया। देखो ये गौरैया के बारे में हमारे पास कोई जिक्र नहीं है, हमारे पास जो रेशियो जो अनुपात दिया हुआ है वो केवल तोते और कबूतर का है। तो उसने बोला 8 तोते उड़ गए, 6 कबूतर और 10 गौरैया आके बैठ गए। 10 गौरैया का यूज हमारे पास सबसे लास्ट में जाके होगा, अभी नहीं। कह रहे कि अब पेड़ पर तोते और कबूतर का रेशियो 1:4 है। आप ऐसे सोचो कि गौरैया का उसने कोई जिक्र ही नहीं किया। आप ऐसे सोचो कि गौरैया का उसने कोई जिक्र ही नहीं किया। अब सवाल को दोबारा पढ़ो कि पेड़ पर तोते और कबूतर 7:9 के अनुपात में बैठे हुए हैं। कह रहे कि 8 तोते और 6 कबूतर, 8 तोते उड़ गए और 6 कबूतर आकर बैठ गए। गौरैया को भूल जाओ, 8 तोते उड़ गए माइनस का 8 और 6 कबूतर आकर बैठ गए प्लस का 6। तो अब पेड़ पर तोते कबूतर का रेशियो 1:4 है। बताइए जल्दी से, क्या मैं यहां क्रॉस मेथड लगा सकता हूं? नया रेशियो कितना है 1:4। कह रहे भैया 8 तोते उड़ गए तो -8 और 6 कबूतर आकर बैठे हैं तो प्लस का 6। संख्या बढ़ी प्लस, संख्या कम हुई
माइनस। तो आप जरा मुझे बताएंगे 7 चौको 28 और 9 एकम 9, अंतर कितना आ गया बच्चा 19 का। इधर देखेंगे 6 एकम 6 वो भी प्लस का, और 8 चौको 32 वो भी माइनस का। अरे कल ही तो मैंने आपको बताया कि प्लस और माइनस वाली संख्या का डिफरेंस जब भी मैं लूंगा तो वो डिफरेंस क्या होगा बच्चा, वो डिफरेंस ऐड होगा, वो जुड़ेगा। तो -32 प्लस 6 का अंतर कितना हो गया 38 हो गया। क्या ये बात में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। 19 यूनिट की वैल्यू 38, एक यूनिट कितना होगा 19 दूनी 38, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, एक यूनिट की वैल्यू 2। और याद करो कल ही मैंने एक कंडीशन बताई कि जब भी हम यहां एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो उससे केवल ऊपर वाला रेशियो निकल पाएगा, नीचे वाले रेशियो को हम कभी नहीं निकाल पाएंगे यहां से। तो हमें किसकी संख्या चाहिए, कह रहा है अब पेड़ पर तोते और गौरैया। अब तो पहले पेड़ पर तोते कितने थे, 1 यूनिट 2 और 7 यूनिट कितना हो गया 14। ये जो 14 तोते की संख्या निकली है ना, ये पहले थी, पहले यानी कि 8 तोते उड़ने से पहले, 8 तोते उड़ने से पहले कितनी संख्या थी तोते की, 1 यूनिट 2 और 7 यूनिट 14। लेकिन उसने पूछा है अब यानी कि ये सारा खेल होने के बाद। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा अब तोते कितने हैं भाई, पहले थे 14, उसमें से 8 तो उड़ गए, तोते कितने बचे 6, गौरैया कितने आकर बैठे हैं 10। तो तोते और गौरैया का रेशियो पूछा है, 2 तिया 6 2 पंजू 10। तो तोते और गौरैया का रेशियो कितना हो गया 3-5 हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चे, ठीक है। बस ध्यान रखना जो भी यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं उससे केवल ऊपर वाला रेशियो निकल पाएगा, नीचे वाला रेशियो नहीं, केवल ऊपर वाला। तो हम कहेंगे 1 यूनिट 2 7 यूनिट 14। तोते की संख्या कितनी है 14 शुरुआत में, लेकिन उसने पूछा है अब यानी कि ये सब होने के बाद। तो अब तोते कितने बचे हैं, शुरुआत में 14 थे, 8 तोते उड़ गए, 14 माइनस 8 यानी कि 6, और गौरैया कितने आकर बैठ गए हैं अब 10। तो 2 तिया 6 2 पंजू 10। तो क्या रेशियो हो गया, रेशियो हो गया 3-5। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के रिवीजन बहुत जरूरी है। चलो आप मुझे एक बात बताओ कि मैंने जब आपको कल क्रॉस मेथड के बारे में जानकारी दी तो मैंने आपको बोला कि 3 तरह के सवाल हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको हम क्रॉस मेथड से करेंगे। क्या आपने, अच्छा एक बार थम्स अप करके ईमानदारी से देखो, ना तो मैं आपको देख पा रहा हूं, कभी आप ये डरो कि और मैंने अगर हाथ उठा लिया तो सर पकड़ ना ले मुझे। आप मुझे ईमानदारी से थम्स अप करके वो बच्चे बताओ जो मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज। फर्स्ट डे जो मैंने आपको गाइड किया था कि किस तरीके से रेगुलर क्लास के क्वेश्चंस को भी अपने आप से रिवाइज करना है, बिना सॉल्यूशन बिना वीडियो देखे क्लास के क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, और रेगुलर वर्कशीट को कर रहे हैं, और वीकेंड पे उनका रिवीजन कर रहे हैं पूरी 5 क्लास का। ईमानदारी से बताना, आपकी ईमानदारी आपके साथ। बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड। मैं दिखाता उन बच्चों को जो रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे हैं कितने थम्स अप हैं। दिखाने का एक ही रीजन था कि आप लोगों के साथ चलने वाले लोग धीरे धीरे आपसे आगे निकल रहे हैं, और ये धीरे 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 इतना गैप बना लेंगे कि आप फिर कितनी ही स्पीड से दौड़ना इनको पकड़ नहीं पाओगे। तो बेहतर है अभी ज्यादा गैप नहीं बना है इन बच्चों से, तो थोड़ी सी स्पीड को तेज करो और इनके बराबर हो जाओ जो लोग गाइडेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। अभी लेट नहीं हुए हो आप, बिल्कुल भी 1 सेकंड का भी लेट नहीं हो। अभी चीजें वार्म अप चल रही हैं, और वार्म अप में ही बहुत सारे बच्चों ने गैप बना लिया है, उन बच्चों से जो रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। मैं फिर कहता हूं क्लास को लेना, अगर आप सोचते हो मैं बहुत पढ़ रहा हूं, 6 घंटे 8 घंटे क्लास चल रही है सर, सारी क्लास ले रहा हूं, मैं तो बहुत पढ़ रहा हूं, आप 20% भी नहीं पढ़ रहे हो।
आपकी पढ़ाई काउंट तब होगी जब आप उसका रिवीजन खुद से अपना दिमाग लगा के करोगे। तो 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने बोले थे क्रॉस मेथड से, कि जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदले तो क्रॉस मेथड यूज करेंगे। वो टाइप के बहुत आसान क्वेश्चन से बहुत अच्छे क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिए। सेकेंडली मैंने आपको बोला था कि जब सवाल में इनकम यानी कि आय का रेशियो दिया हो और एक्सपेंडिचर और सेविंग यानी कि खर्च या बचत में से किसी एक का रेशियो दिया हो, रेशियो दोनों का, या तो एक आय का रेशियो तो कंफर्म वो देगा आपको, या तो खर्च का रेशियो दे देगा आय के साथ, या बचत का रेशियो दे देगा। वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग क्रॉस मेथड। अब सवाल कैसे बनते हैं जरा देखना। सवाल है कुछ इस तरीके से, देखिए बच्चे जरा इसको। सवाल है दो व्यक्ति ए और बी की आय का रेशियो 2:3 है, आय का अनुपात, आय का रेशियो दे दिया। अब कह रहा है उनके व्यय होता है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, उनके व्यय का रेशियो है 4:7। कह रहा है यदि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपए बचाता है तो उनकी आय में कितना अंतर होगा। सवाल को देखकर यह पहचानना कि कौन से मेथड से होगा, यही सीखना है हमें। मैंने बोला कि सवाल में जब आय का रेशियो दिया हो और खर्च या बचत में से किसी एक का रेशियो दिया हो तो क्या वो कंडीशन यहां फुलफिल हो रही है? हां, उसने बोला आय का रेशियो 2:3 है और खर्च का रेशियो 4:7 है। दिमाग में चाबी भर लो कि यार ये तो हमारा क्रॉस मेथड की तरफ जा रहा है मेथड। तो क्या करेंगे, इनकम का रेशियो, आय का रेशियो कितना है बच्चा, 2:3 का, ए और बी का, और खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 4:7 का। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है बच्चा, 4:7 का। अब उसने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपए बचाता है, यानी कि ए की बचत भी 4,000 और बी की बचत भी 4,000। तो क्या मैं इधर भी 4,000 लिख दूं और इधर भी 4,000 लिख दूं? अनुपात मत लेना, ओरिजिनल बचत लिखनी है। उसने बोला प्रत्येक व्यक्ति 4,000 बचाता है, इधर भी 4,000 इधर भी 4,000। अब लगा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। आप कहेंगे 7 दूनी 14, 4 तिया 12, अंतर कितना आ गया बच्चे, 2। इधर गुणा करेंगे 4 चौक 16,000, इधर करेंगे 7 चौको 28,000। 28,000 और 16,000 का डिफरेंस, 28 में से 16 गया 12,000। तो क्या मैं कह सकता हूं ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर होगा? तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आएगा, 2 छिक्को 12, 6,000। एक यूनिट कितना हो गया बच्चे, 12,000। और जैसे ही एक यूनिट की वैल्यू पता चली, हम केवल ऊपर वाला रेशियो पता कर सकते हैं, केवल ऊपर वाला यानी कि आय का, केवल ये। तो भैया एक यूनिट 6,000, तो 2 यूनिट कितना आ गया, 12,000, और 3 यूनिट कितना आ गया, 6 तिया 18,000। आपसे क्या पूछा है जरा देखना सवाल में, आपसे पूछा है उनकी आय में अंतर। तो आय का अंतर पूछा है, डिफरेंस ऑफ इनकम, इंग्लिश वाले बच्चे डिफरेंस ऑफ इनकम पूछा है। तो आप 18,000 में से 12,000 माइनस कर दो, या फिर एक यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते थे आप। कितना आ गया, 6,000। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछने लगे ए का खर्चा कितना है, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछने लगे ए का खर्चा कितना है, अब आपके पास एक लिमिटेशन है, आपकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है आपकी? कि यहां से जो एक यूनिट की वैल्यू आती है ना, उससे केवल ऊपर वाला रेशियो निकलता है, और ऊपर वाला रेशियो किसका है, आय का, इनकम का। लेकिन हमसे तो उसने ए का खर्चा पूछा, तो ये बिल्कुल भी मत कर देना एक यूनिट 6,000 और खर्चा 4 यूनिट 6 चौक 24,000, बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि आप इस एक यूनिट से दूसरा रेशियो नहीं निकाल सकते हो। आपको निकालनी आय पड़ेगी, चाहे वो खर्चा पूछे। अब जैसे ही आपने ए की आय निकाली 12,000, तो 12,000 में से ए की बचत माइनस कर दो। ए की बचत कितनी है, 4,000 रुपए की। तो ए का खर्चा कितना हो गया, 8,000।
भाई ये बात नहीं जानते आप, भाई मान लो आपकी जो सैलरी है वो 40,000 रुपए है और आपने पूरे महीने में 6,000 रुपए बचाए, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपने खर्चा कितना किया होगा, तो आप कहोगे सर 40,000 मेरी सैलरी है, 6,000 रुपए मैंने बचाए, तो 40,000 में से 6,000 हटा दो, बचे हुए 34,000 यानी कि 34,000 मेरा खर्चा हुआ होगा। तो मैंने वही तो बोला कि अगर मुझे ए का खर्चा चाहिए तो मुझे ए की इनकम में से ए की सेविंग यानी कि ए की आय में से ए की बचत को माइनस करना पड़ेगा। इसको आप एक फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हो कि भैया आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। यानी कि मैं कहूंगा इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब यहां से अगर मुझे खर्चा चाहिए तो बचत को उसमें से माइनस कर दो, मुझे बचत चाहिए तो खर्चा इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखना आय बराबर खर्च प्लस बचत। चलिए एक क्वेश्चन और चलते हैं आगे। ये सवाल देखिए जरा, आनंद और भरत की वार्षिक आय 3:5 के अनुपात में है, उनका वार्षिक खर्चा 1:3 के रेशियो में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 रुपए की बचत करता है तो भरत की वार्षिक आय कितनी है, बताओ। सभी लोग बताएंगे जल्दी से। भाई दो लोग हैं, आनंद और भरत। इनकम के बारे में क्या बोला उसने, आय के बारे में बोला 3:5। उसने खर्चे के बारे में एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है। आगे कहता है प्रत्येक व्यक्ति 10,000 रुपए बचाता है, तो ए की भी बचत 10,000 रुपया और बी की भी बचत 10,000 रुपया, ए की भी सेविंग 10,000 और बी की भी सेविंग 10,000। तो आप कहेंगे कि सर 3 तिया 9, 5 एकम 5 और 9 में से 5 गया 4, इधर आएंगे 10,000 एकम 10,000 और 3 से गुणा करेंगे तो 30,000। अंतर कितना हो गया, 30 में से 10 गया 20,000। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 पंजे 20 और लास्ट में 3 जीरो। अब यहां से जो एक यूनिट की वैल्यू आएगी उससे केवल ऊपर वाला रेशियो निकलेगा, केवल और केवल ऊपर वाला। तो भरत की वार्षिक आय, तो भरत की वार्षिक आय कितनी हो गई, 5 गुणा 5,000 यानी कि 25,000 उसकी वार्षिक आय हो गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या सभी लोग कर पा रहे हैं सवाल को? एक और दूं आपको मैं ऐसा ही क्वेश्चन। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को जरा, वेरी गुड। सवाल है कि ए और ए की आय बी की आय में 5:7 का रेशियो है, ए और बी की आय का रेशियो। ए और बी महीने के क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपए बचाते हैं। ए की बचत 4,000, बी की बचत 5,000। आगे उसने बोला कि जो बी का खर्चा है ना, सॉरी ए का जो खर्चा है वो बी के खर्चे के 66 सही 2/3% के बराबर है। अब परसेंटेज चैप्टर तो हमने पढ़ा ही नहीं है भाई, परसेंटेज चैप्टर तो हमने पढ़ा ही नहीं। ए का खर्चा बी के खर्चे का 66 2/3% है, 66 2/3। अगर मैं आपसे कहूं 66 सही 2/3 का जो भिन्न होता है, इंग्लिश में जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, आप इसे फिलहाल के लिए डायरेक्ट याद रखो, 2/3 होता है। 66 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन, भाई सपोज मैं आपसे पूछने लगूं 10% का भिन्न क्या होगा, आप कहेंगे परसेंट को हटाओ बटा 100 होता है सर, 10 एकम 10, 10 धाम 100। ये इसका भिन्न होता है, किसका, 10% का।
10% का भिन्न होता है 1/10। ऐसे ही 66 सही 2/3% का भिन्न अभी के लिए याद रखो 2/3 होता है। बस परसेंटेज पढ़ेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। तो 66 आप ऐसे देखो, ए का खर्चा बी के खर्चे का 2/3 के बराबर है। ए का खर्चा बी के खर्चे का 2/3। तो अगर मैं यहां से उनका रेशियो पूछूं आपसे कि ए और बी के खर्चे का रेशियो बताइए मुझे, खर्च का रेशियो, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? कोई भी बच्चा, एनी वन ऑफ यू? इतनी मैंने आपकी हेल्प कर दी कि मैंने 66 सही 2/3 को बोल दिया कि इसे 2/3 लिख दो भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे बताओ ए और बी के खर्च का रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी? तो आप कहेंगे कि सर ए का खर्चा बी के खर्चे का 2/3 के बराबर है। ऐसे केस में जब भी आपको ऐसा मिले ना कि ए जो है वो बी का, ए जो है वो बी का सपोज 5/6 कुछ भी कह दे है, और ए और बी का रेशियो पता करना हो, तो जिसके साथ का लगा होगा ना नीचे वाली संख्या को उसे मान लो, बची हुई ऊपर वाली संख्या हो जाएगी। जिसके साथ का लगा होगा नीचे वाली संख्या वही माननी है। जैसे उसने बोला ए का खर्चा बी के खर्चे का 2/3, तो बी को क्या मानेंगे? नीचे वाली संख्या, तो बची हुई क्या होगी? ऊपर वाली। कितना आ गया? 2-3 आ गया। ठीक है, जिसके साथ का लगा होगा बी के खर्चे का, उसको नीचे वाली संख्या मान लो, ऊपर वाली संख्या बची हुई रहेगी, जैसे मैंने आपको यहां समझा दिया। अब बस लगा दो क्रॉस मेथड। अब तो मात्र औपचारिकताएं बची हुई हैं। भाई ए और बी की आय का रेशियो हमें दिया हुआ है, इनकम का रेशियो कितना है बच्चा? 5-7। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2-3, जो हमने अभी अभी निकाला है। और कह रहे ए का खर्चा 4000 और बी का, ए की बचत 4000 और बी की बचत 5000। ए की बचत 4000 और बी की बचत 5000। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकम निकाल दो, क्या होगी? बता सकते हो आप लोग बहुत अच्छे से। आप कहोगे 5 तिया 15, आप कहोगे 7 दूनी 14, अंतर कितना हो गया? 1। आप कहोगे 5 दूनी 10,000, आप कहोगे 4 तिया 12,000। अंतर कितना है 12,000 और 10,000 का? 2,000। कितना अंतर आ गया? 2000 अंतर आ गया। ओके, तो क्या हम कहें ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर है? ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर हो गया। यस। अब जैसे ही हमें एक यूनिट की वैल्यू पता चली, हम कहेंगे सर क्या पूछा हमसे? ए और बी की कुल आय, तो टोटल कितनी हो गई? 5 और 7 12। भाई आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ए की अलग और बी की अलग निकालकर जोड़ दो, या फिर एक यूनिट 2000, 5 और 7 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12 गुणा 2000, यानी कि 24,000। कितनी होगी? 24,000। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या मैं सही हूं? बोलिए। चलिए आगे। चलो ये सवाल देखिए जरा। कह रहे रवि और सुमित के वेतन 2-3 के रेशियो में है, यदि दोनों के वेतन को 4,000 बढ़ाया जाए। सवाल थोड़ा सा अलग है अब ये, तो नया रेशियो 40-57 हो गया। सुमित का वर्तमान वेतन बताओ। अब मैं आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूं। आय का रेशियो, बचत का रेशियो वाले सवाल 2-3 क्वेश्चन करा के खत्म कर दिए। टाइप वही चल रहा है, उसी में ही आय खर्च में और किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जरूरी नहीं कि आय और खर्च के जितने भी सवाल बने सब क्रॉस मेथड से हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो और कितने वेरिएशन बन सकती है वो सारे मैं आपको यहां कराने वाला हूं। तो सवाल कहता है रवि और सुमित का वेतन 2-3 के रेशियो में है, यदि दोनों का वेतन 4-4 हजार रुपए बढ़ाया तो नया रेशियो 40-57 हो गया। अरे ये तो पिछले वाले टाइप का सवाल बन गया।
एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदले कुछ जोड़ने या घटाने से। ये वही तो सवाल बन गया कि भाई दो लोग हैं, एक रवि है और एक सुमित है। क्या रेशियो है 2:3 का। नया रेशियो कितना बन गया 40-57। क्यों? क्योंकि दोनों के वेतन को 4-4 हजार रुपए बढ़ाया गया। दोनों तरफ 4-4 हजार लिखो, क्रॉस मेथड लगाओ और सुमित का वेतन बता दो कितना है। तो हम कहेंगे 57 दूनी 114 और 40 तिया 120। अंतर कितना आ गया, बड़े में से छोटा घटा दो। 40 4 चौक 16 और बाद में कितनी जीरो 4 जीरो। और 57 चौके कितना होता है 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 2 22 और 3 जीरो। अंतर कितना हो गया भैया 2,28,000 और 1,60,000 का। घटाओ 3 जीरो तो ये रहेंगी। 8 में से जीरो गया 8 और 22 में से 16 गया 6। अंतर कितना हो गया 68,000 का। कितना अंतर हो गया बच्चा 68,000। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 4 कितनी यूनिट है 6 यूनिट है ना। 6 यूनिट की वैल्यू 68,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 68,000 बटा 6। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 0 0 0। एक यूनिट आ गया 34,000 बटे 3। आपसे क्या कह रहा है सुमित का वर्तमान वेतन। तो सुमित का वर्तमान वेतन तो कितना है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3 गुणा 34,000 बटा 3। 3 से 3 गया तो सुमित का वर्तमान वेतन कितना आ गया 34,000। क्या मैं सही हूं? ऑप्शन डी। सुमित का वर्तमान वेतन कितना हो गया, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी। कोई सा भी नहीं है तीनों में, चौथा इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। अच्छा ये बड़ा चैलेंजिंग काम होता है कि जब हमारा एक ऑप्शन इनमें से कोई नन ऑफ दीज होना तो हम लोग घबरा जाते हैं कि यार ये तो कंफ्यूजन पैदा कर दिया एग्जामिनर ने। 4 ऑप्शन होते तो कोई ना कोई सा मैच करके लगा देते हम। अब इसमें तो कंफ्यूजन हो गया कि हमारा जो उत्तर आया क्या वो सही है कि नहीं। बड़ा कंफ्यूजन, बड़ी गड़बड़ हो जाती है जब ऐसे ऑप्शन जुड़ जाते हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराता हूं आपको इसी टाइप के, जो टाइप चल रहा है आय खर्च वाला मिसलेनियस, यानी कि वो सवाल जो क्रॉस मेथड से नहीं होंगे लेकिन आय खर्च के ऊपर होंगे। आय खर्च के ऊपर होंगे नो डाउट। जैसे ये सवाल देखिए एक बार आप। सवाल है कि पी और क्यू का कुल वेतन 6,40,000 रुपए है। पी और क्यू का कुल वेतन, टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम है 6,40,000 रुपए। अब कहता है पी और क्यू अपने वेतन का क्रमशः 60% और 40% बचाते हैं। ये इसका मतलब आप समझते हो, रेस्पेक्टिवली या फिर क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रमशः का मतलब होता है कि यहां पर सबसे पहले किसकी जिक्र हुआ, पी का, फिर दूसरे नंबर पे क्यू का। तो क्रमशः के बाद जो वैल्यू दी होगी ना वो पहले वाले बंदे की होगी और जो दूसरा बंदा है वो दूसरा परसेंट उसका होगा। ये क्रमशः का मतलब है कि मान लो जैसे मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मैंने क्रमशः 3,000 और 7,000 रुपए ए और बी को बांटे। नहीं, मैंने 5,000 और 3,000 रुपए क्रमशः ए और बी को बांटे। तो 5,000 का जिक्र मैंने पहले किया तो क्रमशः के बाद ए बोला मैंने, ए को 5,000, बचा हुआ बी को। ये होता है क्रमशः रेस्पेक्टिवली का मतलब। तो 6,40,000 रुपए हैं टोटल पी और क्यू। कह रहा पी और क्यू अपने अपने वेतन का क्रमशः 60% और 40% बचाते, सेविंग है कि पी ने 60% बचाया और क्यू ने 40% बचाया। कह रहा उनका खर्चा समान है, व्यय समान है, उनका एक्सपेंडिचर इक्वल है। तो पी का वेतन और क्यू के वेतन का रेशियो बताओ क्या होगा। एक मोटी मोटी बात बता सकते हो आप मुझे। यहां पर उसने बोला पी की बचत, पी की बचत कितना परसेंट है 60%, और क्यू की बचत कितनी है 40%। ऐसा ही बोला क्या उसने
कि पी और क्यू क्रमशः 60% और 40% बचाते हैं। अगर मैं उनका खर्चा आपसे पूछूं परसेंट में, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पी ने अगर 60% बचाया होगा तो पी ने खर्चा कितना किया होगा? जल्दी से बताइए बच्चा कि पी अगर 60% सेव कर रहा है तो पी एक्सपेंडिचर कितना परसेंट कर रहा है? टोटल परसेंट तो 100 होता है, सब जानते हैं कि नहीं इस बात को कि टोटल परसेंटेज इज 100%। तो अगर पी ने 60% बचाया तो 100 में से 60 घटा दो, पी ने 40% खर्चा किया होगा। अगर क्यू ने 40% बचाया, टोटल परसेंट 100 होता है, अगर क्यू ने 40% बचाया, 100 में से 40 हटा दो, क्यू ने 60% खर्च किया होगा। सवाल कहता है उनका खर्चा बराबर है, यानी कि पी का 40%, तो पी गुणा 40%, ये पी का खर्चा हो गया, और क्यू का खर्चा कितना है? क्यू गुणा 60%, ये क्यू का खर्चा हो गया। और सवाल कहता है कि उनका एक्सपेंडिचर इक्वल है, एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल, उनका खर्चा समान है। तो मैंने बीच में बराबर का साइन लगा दिया कि पी का खर्चा हो गया पी का 40% और क्यू का खर्चा हो गया क्यू का 60%, और दोनों का खर्चा क्या हो गया? बराबर हो गया। क्या यहां से पी और क्यू का रेशियो नहीं बता सकते आप? वही तो पूछा उसने, पी और क्यू का रेशियो। भाई 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो यहां से पी और क्यू का रेशियो क्या होगा? पी के सामने 3 और क्यू के सामने 2, तो पी और क्यू का रेशियो कितना हो गया बच्चा? 3-2 का हो गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। एम आई राइट? चले आगे, नेक्स्ट। चलो इस सवाल को देखो थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाया मैंने इसमें। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? पी और क्यू का वेतन मिलाकर 9,60,000 है टोटल। पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रमशः 64% और 44% बचाते हैं। कह रहा पी का खर्चा क्यू के खर्चे का 1.5 गुना, 1.5 का मतलब 1.5 होता है, तो पी का खर्चा क्यू के खर्चे का 1.5 गुना है। तो पी का वेतन और क्यू के वेतन का रेशियो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। 9,60,000 पिछले क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत 6,40,000 की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने अनुपात पूछा था। अगर वो ओरिजिनल आय पूछता, ओरिजिनल इनकम पूछता कि पी की आय बताओ या क्यू की आय बताओ, तब हमें जरूरत पड़ेगी। उसने अनुपात में पूछा, इसमें भी हमें 9,60,000 की जरूरत नहीं है, अनुपात ही तो बताना है। अनुपात के बाद अगर कहे बताओ पी का इनकम कितना है, तब हमें 9,60,000 की जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं है, अनुपात तक तो नहीं है। तो आप मुझे बताइए, ये मैंने लिया पी की आय, ये क्यू की आय, जरा उनकी बचत बताना कितना कितना परसेंट सवाल ने दे रखी है। पी की बचत 64% है और क्यू की बचत कितनी है? 44%। अगर मैं उनके खर्च का रेशियो आपसे पूछूं तो 100 में से 64 हटाओगे तो 36% पी का खर्चा और 56%, 100 में से 44 हटाओगे तो 56% क्यू का खर्चा। अब सवाल कहता है कि पी का जो खर्चा है ना वो क्यू के खर्चे के बराबर, तो पिछले सवाल में बोला था, कह रहा क्यू के खर्चे का 1.5 गुना है। तो सबसे पहले पी का खर्चा बताना। भाई पी का खर्चा कितना हो गया? पी गुणा 36%। और क्यू का खर्चा बताना जरा, क्यू गुणा 56%। अब सवाल कहता है कि पी का जो खर्चा है वो क्यू के खर्चे का 1.5 गुना है, तो क्यू का खर्चा कितना है? ये रहा, और इसका 1.5 गुना कर दो, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर का साइन लगा दो। भाई अगर मैंने आपसे बोला ए बी का 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है, तो मैं कहूंगा ए, यहां लिखूंगा बी, तो बी का 5 गुना बोला ना उसने, तो बी को 5 से गुणा कर दूंगा, बराबर का साइन लगा दूंगा, तो ए जो हो जाएगा बी का 5 गुना हो जाएगा। अब ऐसे ही तो बोला उसने बोला कि पी का खर्चा
Q के खर्चे का 1.5 गुना है। तो पहले मैंने P का खर्चा लिखा, फिर मैंने Q का खर्चा लिखा, उसको 1.5 से गुणा कर दिया Q के खर्चे को, और बराबर का साइन लगा दिया। यहां से P और Q का रेशियो मिल जाएगा मुझे। क्या नहीं बता पाओगे आप? मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे से बता दोगे। कैसे? काटा पीटी करो भैया। कितने से कटेगा ये? 4 से कटेगा, 4 नाम 36, 4 से कटेगा 14 चौक 56। यस, पॉइंट हटाकर नीचे 10 से भाग दे दो क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और ये 3 से काट दो, 3 तिया 9। 2 की गुणा क्रॉस में कर दो, या 2 को इससे काट दो, 2 सत्तू 14। कितना बच गया? 3P, और इधर सब कुछ कट के क्या बचा? 7Q। बहुत आराम से काटा है मैंने, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो रिपीट कर रहा हूं। 4 से काटोगे 36 को, 4 नाम 36, 4 से काटोगे 56 को 14 बार। फिर क्या करना है? डेसिमल को हटाया बटे 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक अंक है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ओके, 2 से 14 को काट दिया 7 बार, और इस वाले 3 से 9 को काट दिया 3 बार। हो गया 3P बराबर 7Q। तो यहां से P और Q का रेशियो कितना होगा? P के सामने 7 और Q के सामने 3। तो P और Q का रेशियो कितना हो गया? 7:3 हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा सवाल है, स्टार लगाना इसके ऊपर, स्टार लगाना। ठीक है बच्चे, चलो इस सवाल पे आते हैं जरा। नहीं, इसको करो पहले इसको देखते हैं। कल के लिए कुछ काम दूं आपको, टाइम हो तो आपके पास? अगर टाइम है तो। जिन लोगों के पास टाइम है एक बार मुझे ऐसे थम्स अप करके बताओ कि सर थोड़ा सा टाइम हम निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते, कोई जबरदस्ती नहीं, मैं हूं आपके साथ आपको सिखाने के लिए। अगर टाइम है तो रामबाण सीरीज में से, जो रामबाण सीरीज है ना आपके पास यूट्यूब पर, उसमें जाना और कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चंस की एक थंबनेल दिखेगा आपको, कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चंस, उस क्लास को देखकर आना। अगर टाइम है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, आप घबरा 1% भी मत घबराना। अगर टाइम है तो ये कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चंस की रामबाण सीरीज से देखकर आना क्लास, बस इतना सा काम है। नहीं है देख कर आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी की मासिक बचत का रेशियो 3-5 है, ए और बी का रेशियो है 2-3। कह रहा सी की बचत 4500, तो ए और बी की बचत का योग क्या होगा? ये तो वही सिंपल क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भैया हमें ए और सी का रेशियो दिया हुआ है। ए और सी का रेशियो कितना है बचत का? 3-5, और ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। ए और बी का कितना है? 2-3। तो आपको क्या करना है? एबीसी का रेशियो बताना है तीनों का। भाई दो रेशियो आपको दिए हुए हैं, आपको इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करना है। दोनों रेशियो को क्या करना है? कंबाइन करना है। और कंबाइन करने का रूल क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है उसको बीच में रखना है। यहां दोनों में कॉमन क्या है? ए। एक तरफ सी रख लो, दूसरी तरफ बी रख लो। जो दोनों में कॉमन है रेशियो में, उसको बीच में रखना है। अब देखो ए सी का रेशियो कितना है? 3-5, या ए बी का लिख लो पहली लाइन में। भाई ए बी का कितना है? 2-3। ए के नीचे 2 और बी के नीचे 3। उल्टा रेशियो लिखेंगे क्योंकि यहां ए बी दिया हुआ है, हमसे बी ए पूछा उसने। अब ए सी का रेशियो 3-5 है, नीचे वाली लाइन में लिख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3-3 9, सीधी मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10। सवाल ने आपको क्या दिया है? सवाल ने दिया है सी की मासिक बचत 4500 रुपए। तो सी कहां गया? ये रहा। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 450। जीरो से जीरो गया। आपसे कह रहा है ए और बी का योग, तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा? सम कितना हो जाएगा? 15। 9 और 6 15, तो 15 गुणा 450। 1 यूनिट 450, 15 यूनिट, 15 5 75, 15 चौकू 60 और 7 67। कितना आ गया? 6750। 6750 ए और बी का सम आपको मिल गया है। ठीक है, क्या मैं सही हूं? सभी लोग सही हैं क्या?
चलो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, इसे देखिए। सवाल है ए की आय बी की आय का 2/3 है। ए की इनकम जो है वो बी की इनकम का 2/3 है और ए का खर्चा बी के खर्चे का 3/4 है। कह रहा बी की आय का 1/3 ए के खर्चे के बराबर होगा। तो ए की बचत और बी की बचत का रेशियो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बच्चा। बस आपको क्या करना है, अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूं, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया अभी आपको। यहां से ए की आय बी की आय का 2/3 बोला उसने। ए और बी की आय का रेशियो अपनी रफ कॉपी में बनाओ। फिर उसने बोला ए का खर्चा बी के खर्चे का 3/4 है। तो ए का खर्चा और बी के खर्चे का रेशियो अपनी रफ कॉपी में लिखो, चाहे गलत लिखो लेकिन लिखो। उसके बाद रुक जाओ, फिर मैं कराऊंगा आपको। यहां से लेकर यहां तक के सवाल में ए और बी की इनकम का रेशियो, ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखो, चाहे गलत लेकिन लिखो। बताया भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कि ए बी का इतना है, तो जिसके साथ का लगा होगा वो याद रखो। आय का रेशियो बनाया आप लोगों ने, आय का रेशियो। उसने कहा ए की आय बी की आय का 2/3, तो का किसके साथ लगा हुआ है, बी के, तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, बी का, ऊपर वाली संख्या ए। तो ये आय इनकम का रेशियो हो गया। एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बोला, एक्सपेंडिचर के बारे में बोला है ए का खर्चा बी के खर्चे का 3/4 है। तो का किसके साथ लगा है, बी के खर्चे का, तो नीचे वाली संख्या बी का खर्चा हो जाएगी और ऊपर वाली संख्या ए का। अब यहां तक आते आते आपको लगा होगा कि यार क्रॉस मेथड लगेगा, लेकिन नहीं। क्रॉस मेथड तब लगता, सुनो मेरी बात, क्रॉस में आप कहोगे सर आपने ही तो बोला आयकर अनुपात दिया हो और खर्च का अनुपात दिया हो तो क्रॉस मेथड। मैंने कहा हां, लेकिन रटो मत। सवाल में अगर वो आय का अनुपात दे दे, खर्च का अनुपात दे दे और बचत को रुपए में दे, ए की बचत इतने रुपए, बी की बचत इतने रुपए, वहां हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। यहां पर उसने कुछ और ही सिनेरियो आपके लिए बनाया, कुछ और वातावरण बनाया आपके लिए। उसने बोला बी की आय का 1/3 ए की खर्चे के बराबर है। यहां वो क्रॉस मेथड लगवाना ही नहीं चाहता आपसे। अगर वो क्रॉस मेथड लगवाना चाहता तो वो ये बोलता कि भैया ए की बचत फलाना रुपया और बी की बचत फलाना रुपया, तब जाकर हम दोनों की बचत को यहां लिखकर क्रॉस मेथड लगा देते। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास को पढ़ा, जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, वो ये जानते हैं कि किसी भी अनुपात को, किसी भी रेशियो को अगर मैं ओरिजिनल संख्या में बदलूं, जैसे ये 2:3 है, अगर मैं इसे ओरिजिनल में बदलूं तो क्या मैं इसे 2R और 3R बोल सकता हूं? क्यों बदलते हैं ये सिर्फ वही बच्चा जानता होगा जो शुरू से जुड़ा होगा, जो शुरू से जुड़ा होगा। मैंने ओरिजिनल संख्या में बदलने को कहा तो ये 2R और ये 3R हो गया। जरा मुझे बताना, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा का जो अनुपात है उसे अगर मैं ओरिजिनल रेशियो में बदलूं तो क्या मैं उसे 3R और 4R कहूंगा? यानी कि जिस संख्या की मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो में की जाएगी, बराबर संख्या की मल्टीप्लाई नीचे रेशियो में कर सकते हैं क्या? नहीं। पता है क्यों? सुनो, पेन साइड में रख दो, सामने देखो। मैं 2 रेशियो लिख रहा हूं। मैंने ए और बी के 2 रेशियो लिखे। मैंने कहा ये 3:4 है,
मैंने सी और डी का अलग रेशियो लिखा 5:6 है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी का जो रेशियो 3:4 है, इसकी ओरिजिनल संख्या क्या रही होंगी? ओरिजिनल संख्या यानी कि वो संख्या जिसे मैं दोनों अनुपात में मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल में बदल दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं 3R और 4R इसकी ओरिजिनल संख्या रही होंगी? क्या सेम संख्या की गुणा इस रेशियो में होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि सी और डी का रेशियो 5:6 है, तो सी और डी की ओरिजिनल संख्या क्या रही होंगी? तो क्या सेम संख्या की मल्टीप्लाई इस रेशियो में हो सकती है? हमें नहीं पता सर, नहीं कह सकते कि जिस संख्या की गुणा इस रेशियो में करके ओरिजिनल में बदला, उसी संख्या की गुणा इसमें मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल में बदल दो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आर की वैल्यू रही हो 5, तो ओरिजिनल संख्या हो जाएगी 3 पंजे 15, 4 पंजे 20। तो जरूरी थोड़ी है यहां भी हम 5 की ही गुणा करें। यह रेशो अपने आप में अलग है और यह रेशो अपने आप में अलग है। इसकी ओरिजिनल संख्या कुछ और रही होंगी और इसकी ओरिजिनल संख्या कुछ और रही होंगी। तो जो आर की गुणा हमने इस रेशियो में करी, तो आर की गुणा इस रेशियो में नहीं कर सकते हम। यहां आर की जगह कुछ और मान लो, आप कुछ भी मान लो, A to Z कुछ भी आप मान लो, ये 3T और ये 4T ओरिजिनल संख्या। इसीलिए कि हमें नहीं पता ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। इस अनुपात में आर की गुणा करके ओरिजिनल रूप बदला, इसमें टी की गुणा करके ओरिजिनल रूप बदला। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आने वाला था ना कि सर इसको 3R और 4R क्यों नहीं बोला, अब समझ में आया। क्योंकि ये रेशियो अलग है और ये अलग है। इसको अगर मैं 2R और 3R कह रहा हूं, तो इसको मैं 3R और 4R नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये अपने आप में अलग है भैया। तो इसको मैंने 3T और 4T बोल दिया। अब सवाल क्या कहता है? सवाल आपसे कहता है कि B की आय का 1/3, तो B की आय कितनी है? 3R, तो 3R का 1/3 कर दूं मैं। कह रहा है किसके बराबर है? A के खर्चे के बराबर। तो A का खर्चा कितना है? ये खर्चे का रेशियो है ना, तो A का खर्चा कितना है? 3T के बराबर है। सही उसने बोला ना, B की आय का 1/3, तो आय का रेशियो तो ये रहा, B की आय उसका 1/3। A का खर्चा, तो खर्चे का रेशियो ये रहा, तो A का खर्चा कितना है? 3T। 3 से 3 गया, R गुणा 1 बराबर 3T। तो यहां से R और T का रेशियो बताना जरा मुझे। R के सामने 3 और T के सामने 1। R और T की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। तो जहां जहां R है वहां 3 से गुणा कर दो, जहां जहां R है वहां 3 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। और जहां जहां T है वहां 1 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, 4 एकम 4। ये बहुत जरूरी था। अब हमसे उसने बचत का रेशियो पूछा, जरा मुझे बता सकते हो बचत बराबर क्या होता है? क्या मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि बचत अगर मुझे चाहिए तो क्या मैं इस खर्च को इनकम में से यानी कि आय में से माइनस कर दूंगा? तो अगर मैं यहां आपसे बचत का रेशियो पूछने जा रहा हूं, कहां गया सवाल? अगर मैं आपको यहां बचत का रेशियो पूछूं तो आय में से खर्चा माइनस कर दो, 6 में से 3 गया 3 और 9 में से 4 गया 5, 3:5। तो बचत का रेशियो कितना हो गया? 3:5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कितना आ गया बच्चा? ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल आपको दोबारा देखना पड़ेगा, दोबारा रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना, दोबारा इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बोला ना, धीरे धीरे हम अपना लेवल 0 से शुरू करके और अच्छे लेवल तक मेंटेन करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि यार क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आई, जब रिकॉर्डेड फॉर्म आ जाए तो इसको दोबारा देख लेना, 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, तो क्लास को रोकते हैं यहीं पर, और सारा टाइप हो गया ये। अब हमारा जो तीसरा टाइप है, मैंने आपको बोला क्रॉस मेथड पे 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला, एक रेशियो दूसरे में बदला, कंप्लीट कर लिया हमने। दूसरा, आय का रेशियो दिया हो, खर्च का रेशियो दिया हो, कंप्लीट कर लिया, और आय खर्च के अलग टाइप के क्वेश्चंस भी कर लिए। तीसरा कौन सा था?
आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, उसको मैं अभी नहीं कराऊंगा, वो चैप्टर ही अलग करेंगे हम, एक क्लास का चैप्टर ही हम अलग रखेंगे उसको। अक्सर मैं उसे रेशियो में पढ़ा देता हूं, फिर बच्चे लास्ट तक मुझे परेशान करते हैं कि सर आपने आयु वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया, एज वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया, जबकि मैं उसे एक टाइप के रूप में यहां पढ़ा चुका होता हूं। इसलिए फिर वो डिमांड करते हैं लास्ट तक, फिर वो मैसेज भी करते हैं सर आपने एक चैप्टर छोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, उसको अलग चैप्टर ही बना दिया। तो इसको एक क्लास का हम अलग चैप्टर रखेंगे। कल जो हम पढ़ेंगे वो कॉइन्स रिलेटेड, सिक्कों से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख लेना, टाइम नहीं भी है ना तो रात को सोने से पहले ना बिना कॉपी पेन के ऐसे लेटे लेटे ना रामबाण सीरीज ओपन करना, कॉइन्स रिलेटेड पे जाना और ऐसे उसको बस स्किप कर करके कॉन्सेप्ट पढ़ लेना उसका। वहां मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, क्वेश्चंस मत भी करना। हालांकि सेम कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल में कल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब आपको उसको पढ़ के आओगे और फिर यहां देखोगे, एक कॉन्फिडेंस अलग रहेगा कि सर सवाल लेकर आओ, कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया रात हमने। तो स्किप करके ऐसे जल्दी जल्दी अंगूठे से स्किप करके उस कॉन्सेप्ट को देख लेना, बाकी कल हम उसको पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। तो कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चंस कल हम करेंगे और कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। रेशियो, परसों को हम प्रपोर्शन यानी कि समानुपात करेंगे और उसके बाद फिर हम एज वाला क्वेश्चन करेंगे, एज वाला चैप्टर जो है, ठीक है। तो धीरे धीरे अब हमारी गाड़ी पटरी पर आ रही है। आप रेगुलर रिवीजन करते जाओ, रोज आपके 2-3 पेज भर रहे होंगे, कॉपी बढ़ती चली जाएगी और बर्डन बढ़ता जाएगा। बेहतर है धीरे धीरे इसको हम रिवाइज करते चलें, ठीक है। मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।